तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैथ्स का पेपर की हमने अभी तक एक भी वर्कशीट नहीं डाली है, तो इसलिए डालनी नहीं थी मैंने पहले मैथ्स की वर्कशीट कि मैथ्स को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, और नहीं अगर आपसे हो पाएगा तो मैं तो हुई। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसका हल आपको ज़रूर बताऊँगी बच्चों। तो देखते हैं कि क्या प्रैक्टिस पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न दिया गया है आपको, ठीक है। एक पैटर्न दिया है, श्रृंखला दी गई है, पहले में 35, 45, 55। तो इस तरीके के प्रश्न करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होता है, इस तरीके के प्रश्नों का हल करने के लिए आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है कि इन संख्याओं के बीच में क्या पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, अगर आप देखें पीछे वाली संख्या को घटा करके आप देख सकते हैं आगे वाली संख्या से कि इनके बीच में कितने का अंतर है। तो इनके बीच में 10 संख्या का अंतर है। 45 में से घटाई जब मैंने 35 तो कितना अंतर आया, 10 का। सेम ऐसे ही जब मैंने 55 में से 45 घटाए तो कितने का अंतर आया, तब भी 10 का अंतर आया। ऐसे ही मैं 55 के साथ आगे 10 जोड़ दूँ तो क्या संख्या बननी चाहिए थी मेरी, बननी चाहिए थी 65, ठीक है। तो जहाँ पे 65 भी जिस ऑप्शन में दिखे उस ऑप्शन के पास जाइए। ऑब्वियसली 2 के पास 65 है तो ठीक है, इस पर टिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे कि इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन है नहीं। अब 65 के बाद आपको फिर 10 जोड़ने हैं, जो कि इन दोनों में से कौन से ऑप्शन में है, 75, यस राइट, 75। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, दिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों। तो इस प्रश्न को करने के लिए, हल करने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 5 अंकों की संख्या आए, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की, कितनी भी अंकों की संख्या आए बच्चों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उतने ही नो डाल दीजिए जितनी भी संख्या का पूछा जाए। 5 अंकों की पूछे जाए ना तो 5 बार नो। इसके पीछे मैं आपको जल्द ही कारण बताऊंगी कि क्यों कहते हैं इसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और क्यों कहते हैं किसी भी संख्या को उतनी बार नो डालने पे। क्योंकि इसमें जब हम एक जमा और कर दूंगी मैं तो 5 अंक नहीं होंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 6 अंक, है ना। तो यानी 6 अंक शुरू होने से पहले जस्ट ख़त्म जहाँ पर हो रही है वो संख्या 5 अंकों की, तो कितनी बार, 5 बार नो सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ये रहा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो छायांकित बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा 1/4 भाग छायांकित है, ठीक है। 1/4 का ऑप्शन कौन सा है, इस पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको। इसके लिए आप मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियोस भी देख सकते हैं बच्चों, कि किसी भी होल का जो है उसको जब हम बराबर भागों में बांटते हैं तो 1/4 पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। तो 1/4 के लिए नीचे कितने भागों में बटा हुआ होना चाहिए कोई फिगर, 4 भागों में। तो 4 बराबर भागों में मानो मैंने ये बांट लिया। उसमें से रंगीन कितने भाग होने चाहिए, ऊपर कितना दे रखा है, 1। रंगीन से मतलब भरा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। तो 1 पार्ट इस्तेमाल किया हुआ, तो इसको इस तरीके से, ये समझ आ गया। ये एक पैटर्न है बच्चों, सिर्फ ये मैंने एक तरीका समझाया है कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है कि 1/4 तो उसके नीचे जो संख्या होगी 4 भागों में वो बटा हुआ होना चाहिए फिगर, और ऊपर जो संख्या होगी उतने भाग उसके कलर्ड या यूज हुए होने चाहिए। समझे? अगर नहीं समझ आया आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी आप मेरे को बताइए कि आपको ऐसी फिगर कौन सी दिख रही है जिसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उनमें से एक भाग रंगीन है। तो आप सब सही सोचे, डी ऑप्शन इज राइट। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो आयत, इंग्लिश वाले बच्चे भी साथ साथ पढ़ते जाएं क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट में हम सिर्फ ऑप्शन टिक करेंगे, वरना आयत मीन्स रेक्टेंगल बच्चों। रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है, जिसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। मानो अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। ओके गॉट इट बच्चों। तो इसका सूत्र बताना है। सूत्र का मतलब फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, जितनी जगह कोई वस्तु घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला बताना है आपने। तो हमने, आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन किया था बच्चों बुक में, फर्स्ट पेज पे ही था। उसको डिवाइड में बॉक्सेस में बांटना था और इक्वल पार्ट में उसके बॉक्सेस हमने बांटे थे जब। तो आपसे पूछा जा रहा था कि अब बताओ कि ये कितने बॉक्सेस हैं टोटल सारे डॉट्स मिलाने के बाद। तो क्या आपने वो सारे बॉक्सेस गिने थे, सारे बॉक्सेस तो नहीं गिने थे ना। उनको गिनने का तरीका क्या बताया था मैंने, ऊपर वाले भाग गिन लो कितने हैं, ऊपर वाले भाग गिन लो कितने कितने गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और साइड वाले भाग गिन लो 1 2 3, ये 6 बॉक्सेस हैं, स्क्वायर है, और ये 3 है। तो मैंने क्या बोला था कि 6 को 3 से गुणा कर दो, यानी अगर मैं ये लंबाई मानूँ और इसे चौड़ाई मानूँ तो लंबाई को चौड़ाई से मैं क्या कर रही हूँ, गुणा कर रही हूँ। तभी तो मेरे अंदर वाले भाग आ गए थे, क्षेत्रफल आ गया था। अच्छे से समझ आया क्षेत्रफल किसे कहते हैं, अंदर कितनी जगह घेरी जा रही है। तो 6 को 3 से गुणा करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें तो यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, तो जो कि फॉर्मूला हम सीखे किसे कहते हैं, L इंटू बी। एल, ये एल है बच्चों, एल मतलब लेंथ यानी उसकी लंबाई, और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, कौन सी आकृति घूर्णी समरूपता दर्शाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं।
विच फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बेटा कि अगर हम रोटेट करें उस फिगर को तब भी वो वैसी ही लगे जैसी पहली थी, ये नहीं है कि वो डिफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सी फिगर, अगर मैं इसको घुमा दूँ, आप अपना फ़ोन घुमा के देख सकते हैं। अगर मैं इसको फ़ोन घुमा के देखूँ और इसको फ़ोन घुमा के देखूँ, या आप देखें अभी फ़ोन घुमा के, क्या ये एक जैसी लगेगी? क्या इसको घुमाऊँ ये एक जैसी लगेगी, या इसको घुमाऊँ ये एक जैसी लगेगी? एक जैसी का मतलब पहले जैसी थी वैसी ही दिखेगी या नहीं? तो आप अपना आंसर्स मुझे खुद बताइएगा कमेंट करके। 5वें का आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, कौन सी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। राइट टू इवन मल्टीपल्स ऑफ 9। इवन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ 9 के मल्टीपल देख के मल्टीपल लिखने मत लग जाना। इवन शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम हिंदी का भी देख लेते हैं। 9 के 2 सम गुणज लिखने हैं। सम मतलब ऐसी संख्या, सम का मतलब या इवन का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लें। ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े से भाग हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी और वो 9 का भी गुणज होनी चाहिए। यानी अगर मैं उस संख्या को जमा कर दूं तो वो 9 से भाग होनी चाहिए। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 1, 9, 8। क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? इवन नंबर है। सबसे पहले तो हम ये देखें क्या ये इवन नंबर है। यस ऑफ कोर्स, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, तो ये इवन नंबर तो है पूरा। क्योंकि हमने देखा था कि 2 से भाग होने के, 2 से भाग होने का क्या रूल है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो कि इसकी संख्या में वंस प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे 8 है। अब पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ये तो मुझे पता लग गया। इवन तो है, लेकिन वो कह रहा है कि वो 9 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। तो क्या 9 के पहाड़े में आएगी, वो कैसे चेक करेंगे? 9 के पहाड़े के लिए आप उस संख्या को जमा करके देख लें। जमा करके जब जो संख्या आती है तो क्या आया बच्चों? 9 और 1 10 और 8 18। जमा करके क्या आता है बच्चों? 18 आ रहा है। तो क्या 18 9 के पहाड़े में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी। अभी हम इतने बड़े पे नहीं जा रहे, ये तो मैंने जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाया है कि कौन सी संख्या इवन होती है और कौन सी संख्या 9 से भाग हो सकती है, यानी 9 का मल्टीपल हो सकती है। तो अगर क्योंकि कोई भी ऑप्शन में ऐसा संख्या आती है जो आपसे पूछी जाती है क्या ये इसका मल्टीपल है या क्या ये 2 से भाग हो सकती है, तो आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। तो 9 का गुणज के लिए तो आप 9 का पहाड़ा लिख लें पहले, एक आसान तरीका यही है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। इतना ही बहुत है क्योंकि 2 मल्टीपल ही ढूंढने में। अब सीधा सीधा सा आपको मैंने बता दिया इवन नंबर जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आता हो। तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है और 6 आ रहा है, यानी 18 और 36 2 इवन मल्टीपल हो गए। और अगर इससे ही उलट एक प्रश्न पूछा जाता कि ऑड वाले मल्टीपल बताओ, तो ऑड वाले मल्टीपल कौन से होते? ठीक है, ऑड वाले कौन से होते बेटा? बताइए जल्दी सोच के। ऑड वाले हो जाते 27 एंड 45। जो भी इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, विषम संख्या होगी, ठीक है। समझ आ गया सभी को? अगला प्रश्न चलते हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बच्चों आप बचपन से करते आ रहे हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे उसके लिए एक तरीका बताती हूँ। सारी संख्याओं के नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लिया करो। सबसे पहला काम जो करो, नंबर ऑफ डिजिट गिनो और कोमा डालो। कोमा कैसे डालोगे? 1, 10, 100 ये संख्या रहेंगी जो, उनके बाद कोमा, 1000, 10,000 के बाद कोमा, देन क्या आएगा? लाख, एंड 10 लाख के आगे कोमा, एंड देन करोड़। तो यहाँ पर आप कोमे का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता लग जाएगा कितनी संख्याएं हैं, कितना प्लेसेस है। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा प्लेस है संख्याओं के, वो संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि प्लेस अल्टीमेटली महत्व रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न का हल भी आप मुझे खुद करके दिखाएंगे बच्चों कमेंट सेक्शन में। इन द वर्ड इंपॉर्टेंट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट आर वॉवेल्स। तो यहाँ पे वॉवेल्स बताना है आपको वॉवेल पहले तो पता होना चाहिए वॉवेल होता क्या है हिंदी में। तो इंपॉर्टेंट शब्द में देखेंगे टोटल कितने शब्द हैं इसमें, सॉरी टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? 9 अल्फ़ाबेट है। तो 9 अल्फ़ाबेट है तो 9 हम रखेंगे नीचे। वॉवल पूछे जाने की वॉवल का कितना भाग है मैंने बताया था, जितना भाग वाला पूछा जाए कि उसमें वो कितने हैं वो हम डालते हैं ऊपर और टोटल हम लिखते हैं नीचे। तो टोटल है 9, इंपॉर्टेंट में टोटल अल्फ़ाबेट है 9, उनमें से 9 में से वॉवल कितने हैं? तो ए ई आई ओ यू ढूंढने थे हमें। आई 1, ओ 2, ए 3, है ना 3। तो 3/9 इज़ द राइट आंसर। 3/9 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अपने आसपास की 2 वस्तुओं के नाम बताइए जहां आप समकोण देखते हैं। समकोण के लिए एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना बच्चों। समकोण के लिए एल जो है
समकोण की एक डेफिनेशन है, एल होना चाहिए, एल। ठीक है, एल मतलब एक सीधी खड़ी रेखा और एक सीधी लेटी रेखा जहाँ बन रही होगी वो क्या बना रहे होंगे, समकोण बना रहे होंगे, यानी राइट एंगल बना रहे होंगे। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, हमने करा था 90 डिग्री का। ओके, तो आपको बताना है अपने आसपास की ऐसी चीज़ें जहाँ पर समकोण बनता हो। तो समकोण कहाँ कहाँ बनता है आपके आसपास, अगर आप स्कूल में हैं तो ब्लैक बोर्ड पे एक समकोण बनता है जहाँ पे दो सीधी रेखाएं आकर मिलती हैं, है ना, ऐसे मिलती है ना, एक रेखा ये मिल रही है, एक रेखा ये मिल रही है इससे, है ना, यहाँ समकोण बन रहा है, एक रेखा यहाँ मिल रही है इससे, ये समकोण बन रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ब्लैक बोर्ड और आपकी कॉपी और भी बहुत कुछ जो है आप बता सकते हैं, वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए क्या और ऐसा शब्द है, क्या और ऐसी आकृति आपके आसपास है। यदि वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर। ये है स्क्वायर की वो बता रहे हैं, अगर 10 सेंटीमीटर है तो एक साइड ये बनाइए, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो वो पूछ रहा है कि उसका पैरामीटर क्या है। पैरामीटर के लिए बच्चों क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड्स का योग, चारों तरफ का योग, यानी यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, सारी साइड को जब मैं इसकी प्लस कर दूँगी तो जो योग आएगा वो उसका पैरामीटर होता है, परिधि होती है। तो वो क्या है, अगर एक साइड 10 है तो एक साइड अगर ये 10 है तो सारी साइड को प्लस करने पे कितना होगा, ये तो आप प्लस करके तो बता ही दोगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने का, जो कि क्या है 4 इंटू एस, यानी 4 गुणा भुजा। ठीक है, राइट एनी पैलीड्रोम ऑफ योर चॉइस। पैलीड्रोम क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझते हैं शब्द को कि पैलीड्रोम क्या होता है। पैलीड्रोम होता है कि उसको उल्टा और सीधा जैसा भी पढ़ा जाए वो एक जैसा ही पढ़ा जाए। अब वाव को मैं चाहे ऐसे पढ़ूँ, ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ूँ, तब भी वाव पढ़ूंगी और तब भी वाव ही पढ़ूंगी। लेकिन यहाँ पे हमें डिजिट के लिए अगर मेरे से पूछा जाए तो डिजिट क्या है, वो बहुत सारी डिजिट्स हैं ऐसी जो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो, बहुत सारी और संख्याएं हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपका फेवरेट पैलीड्रोम है वो बता दीजिएगा। मैच करना है इनको, ये तो बहुत आसान है बच्चों। 20,048 तो ये रहा, और ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। अधिक कोण, अधिक, सबसे पहले इसके लिए तो कोणों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, फटाफट से रिकॉल करते हैं हम। एल मैंने आपको जैसा कि बताया 90 डिग्री का होता है और उसे राइट एंगल कहते हैं, और एल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज, यानी अधिक कोण। ठीक है, का तो 90 डिग्री, और अगर एल से अधिक होगा तो अधिक कोण, और एल से ही अगर कम होगा तो कौन सा कोण होगा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, और जब सीधा हो जाएगा, और जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये, ठीक है, तो कौन सा कोण हो जाएगा, रिजु कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, वो कि 180 का होता है। ठीक है, और ऐसे ही कोण घूम के जब पूरा बन जाएगा तो कंप्लीट एंगल, ठीक है, जो कि 360 डिग्री का होता है। तो चलिए फटाफट से अब मुझे बता दीजिए अधिक कोण क्या होगा। 90 डिग्री से अधिक हमने पढ़ा, और 20,048 ये रहा, और ये प्रतिबिंब समरूपता है। इसको अगर मैं प्रतिबिंब देखूंगी तो ये एज इट इज़ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही गलत बताने हैं। 21 और 28 का कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है। 21 एंड 28 हैव नो कॉमन फैक्टर्स, कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। फैक्टर क्या होता है, हमने मल्टीपल तो देखे हैं, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के लिए एक बहुत अच्छी सी आपको चीज़ बताती हूँ बच्चों, जो भी संख्या का फैक्टर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वो संख्या तो अपनी ही संख्या का फैक्टर होगी। जैसे 21 और 28 अपनी अपनी संख्याओं के फैक्टर है, और एक भी उन दोनों का फैक्टर होगा। सबसे छोटा फैक्टर होगा एक, सबसे बड़ा वो संख्या खुद। ठीक है, बीच वाले फैक्टर के लिए पता लगाने के लिए उस संख्या का कर दो आधा। क्या कर दो, उस संख्या का आधा, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दो। डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो आएगा तो वो संख्या वहाँ पर उसका सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन होगी। लास्ट तो वो संख्या खुद, और सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन उस संख्या का आधा। ठीक है, और उससे पहले पहले ही जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन आ गया ना आपके पास, फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि 21 जो है और 28 जो है किस किस के पहाड़े में आता है, तो चेक करते हैं। 21 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, यस आता है, और 4 के में आता है क्या, नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में यस आता है। आगे ऐसे आप आगे आगे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि इसका सेकंड लास्ट कौन सा होगा, तो सेकंड लास्ट ओड जो नंबर होते हैं उनका सेकंड लास्ट वाला नहीं आ सकता,
इसके लिए +1 करके उसको आधा कर लीजिए कि वहाँ तक संख्याओं का उनका फैक्टर होगा, उससे आगे उसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे +1 इसका कर दूँ तो 22 हो जाएगा और उसका हाफ कर दूँ तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से नीचे नीचे उसके फैक्टर होंगे, उससे ऊपर उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो 7 हो गया। 8 में भी जो है 21 नहीं आता है। 9 में भी 21 नहीं आता है। तो ऑब्वियसली बस इतने ही फैक्टर हो गए और 21 संख्या खुद, ठीक है। अब आपके सामने ये संख्या सारी है, तो इनका जो आपको कॉमन लग रहा है फैक्टर, ठीक है, एक तो 1 दिख रहा है आपको और दूसरा 7 दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ये तो ट्रू फॉल्स में, लेकिन कॉमन फैक्टर निकालने को आए तो आप ऐसे ही निकालिएगा। सभी फैक्टर लिख लीजिए दोनों नंबर के और कॉमन जो दिख रहा है उसे सर्कल कर लीजिए और उसे अलग लिख दीजिए। तो क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा जा रहा है कि 21 और 28 है, नो कॉमन, नो पे अंडरलाइन करिएगा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तो गलत पूछ रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर तो है ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड है स्मॉलर एरिया देन क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड का एरिया जो है वो छोटा होता है आपकी क्लासरूम की तुलना में, तो ऑब्वियसली छोटा ही होता है ब्लैक बोर्ड का एरिया, तो जो छोटा होगा उसका एरिया छोटा ही होगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन। 4 1 4 मेक्स 1 होल। तो 4 1 4 यानी 1/4 को जब मैं 4 बार जमा कर दूँ तो 4 1 4 मिलके क्या बनाएंगे, क्या आंसर आएगा इसका बच्चों, इसका आंसर आएगा 4/4। तो ऊपर नीचे बराबर ही डिजिट आ गई, तो जब बराबर डिजिट आ जाती है ऊपर नीचे तो उसको हम कट करके 1 दे देते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है, 1 पे। तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, 1। तो आंसर 1 आ गया ना। तो यानी ये सही कह रहा है कि 4 बार 1/4 लिखूंगी तो वो एक होल बनाएगा। येस इट इज़ राइट, ये ट्रू है। अगला प्रश्न है डू एज डायरेक्टेड। जैसा बताया जा रहा है वैसे करो। राइट द नेम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड इन अ ग्लोब। एंगल कौन सा बन रहा है, अभी हमने करे ना एंगल इससे पहले, राइट एंगल, लेस देन 90, है ना, मोर देन 90, ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, यही सब एंगल का नाम आपको यहाँ बताना है। अब 8 o'clock में बज रहे हैं, तो आप देखिए सबसे पहले एल बनाने की कोशिश करिए। एल से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, मोर देन 90। और ये तो सीधा सीधा आपको एल दिख ही रहा है, तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल। फैक्टर ट्री करना है। फैक्टर ट्री के लिए बच्चों कैसे करते हैं, जो भी मेन नंबर होता है जिसका फैक्टर करा जा रहा होता है वो इस तरीके से बढ़ता है कुछ कि 2 भागों में उसको बांटा जाता है। आमने सामने जो नंबर होते हैं उन दोनों को गुणा करके ये वाला बड़ा वाला नंबर आना चाहिए। तो क्या 6 8 48 होता है, हाँ जी 48 होता है। और उसके बाद जो है 8 के 2 फैक्टर करने हैं कि 8 को 2 से और किस नंबर से गुणा करूँ जो 8 आएगा, ऑब्वियसली 4 से। और यहाँ पर 6 को 2 तो दिया गया है, बांटा गया 2 में, और 2 को और किससे गुणा करूँ जो कि 6 आए, तो क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। और यहाँ पर भी 8 को किस नंबर से गुणा करूँ जो कि क्या है, 72, तो 9 आना चाहिए। और फिर 9 8 72, और आगे 8 को 2 नंबर में बांटा गया है, 2 को किसके साथ गुणा करूँ, 4 से, तो 2 चौक 8, और फिर 4 को आगे बांटा गया है 2 गुणा 2 में बांटेंगे, और आगे ही ऐसे 9 को 3 गुणा 3 में बांट देंगे, तो ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो जाए। बच्चों जैसे कि मैंने पैरामीटर आपको बताया था कि पैरामीटर जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। पैरामीटर के लिए सभी साइड्स का योग कर देते हैं तो पैरामीटर आ जाता है, लेकिन कुछ फिगर्स का पैरामीटर निकालने के लिए हमारे को फार्मूला गिवन है तो हमें फार्मूला ही लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर 2 साइड दे रखे हैं तो ऑब्वियसली इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसमें एल दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो एल और बी दिख रहा है और पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का निकालने का 2 × L + B, ठीक है। तो 2 गुणा एल और बी को जमा कर देंगे तो वो आएगा लाइक 5 + 2, तो जो संख्या जमा करके आएगी उसको 2 से गुणा करना है। 7 आया, 2 से गुणा करा, जो कि आंसर आया 14 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लुक एट द रेट लिस्ट ऑफ अ जंक सेलर, हेल्प द ऑनर रमेश इन फाइंडिंग आउट द आंसर्स। हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे कबाड़ी वाले की दुकान की दर सूची दी गई है, ये दर सूची है बच्चों, ठीक है। उत्तर जानने में रमेश की सहायता कीजिए। कुछ उत्तर मांग रहा है आपसे तो उसकी सहायता करनी है आपने। जैसे कागज़ का रेट क्या है, 6 रुपये, ये इसका मतलब जैसे साइन लगा होता है ना प्रति, तो यहाँ पे नहीं दे रखा प्रति क्या, तो किलोग्राम के हिसाब से हम मान लेते हैं प्रति किलोग्राम। और लोहा 15 रुपये प्रति किलोग्राम, और प्लास्टिक 10 रुपये प्रति किलोग्राम, और कार्डबोर्ड 8 रुपये प्रति किलो। तो पहला प्रश्न है, हाउ मच विल रमेश पे फॉर 80 kg आयरन। 80 किलो अगर आयरन वो देता है रमेश तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए आयरन का कोर्स देख लेते हैं क्या है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, और कितना लेता है वो, 80 किलोग्राम। 80, एक की कीमत आपको दे रखी है और 80 की मांगी जा रही है, तो एक की कीमत को 80 की कीमत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये जवाब आप खुद निकाल के मुझे बताइएगा कि आपका ये जवाब आया है। फाइंड आउट 3 टाइम्स ऑफ प्लास्टिक रेट इज इक्वल टू डैश टाइम्स ऑफ आयरन रेट।
का 3 गुना लोहे की दर के डैश गुना के बराबर है। कि प्लास्टिक की दर का 3 गुना। ऑब्वियसली अगर प्लास्टिक की दर का 3 गुना पूछा जा रहा है तो प्लास्टिक की दर को किससे गुना कर दो, 3 से, जो कि हो गया 30। ठीक है। अब पूछ रहा है लोहे का 30 कब आएगा, कब आएगा, किससे गुणा करूँ जो 30 आएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको 15 का पहाड़ा आता होगा तो 15 दूनी कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो कितना, 2 गुना के बराबर है, जो कि प्लास्टिक को 3 गुना करके आएगा, लोहे की दर को 2 गुना करके आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। आई होप सारा वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछिए, मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद बच्चों। आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।